ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे साइंस, और साइंस के अंदर केमिस्ट्री के हमने परमाणु पे चर्चा चल रही थी हमारी। परमाणु से पहले हमने परमाणु अणु से पहले हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के क्या क्या अवयव होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था पदार्थ के बाद में परमाणु अणु, और परमाणु अणु के अंदर हमने काफ़ी कुछ बातें की थी पहले वाले वीडियो में कि परमाणु के अंदर हमें क्या क्या होते हैं। तो उसी परमाणु पे हम आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, डाल्टन मॉडल ने क्या सिद्धांत दिया था। उसके बाद में परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो कण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके अंदर क्या गुण होते हैं। और उसके बाद में परमाणु मॉडल, जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था हमने, रॉबर्टसन का अल्फा कण या अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। और इसके बाद में हमने नील्स बोहर या बोर का मॉडल, और नील्स बोहर के मॉडल में हमने पढ़ा था किसी भी परमाणु के अंदर उसके जो कोष कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने या ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था। तो नील्स बोहर का मॉडल पढ़ा था। उस मॉडल के अनुसार हमने देखा था कि परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। दोनों को सम्मिलित रूप से, इसी नाभिक के अंदर को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। इसी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के ये नाभिक होता है, इसके चारों तरफ अनेक वर्ताकार कोष या कक्षाएं होती है। इन्हीं वर्ताकार कोष या कक्षाओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। ये क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। ये होती है नाभिक, न्यूक्लियस, केंद्रक। नाभिक कहो, केंद्र कहो, न्यूक्लियस कहो जी हमारी। ये जो बनी होती हैं ये सारे के सारे होते हैं हमारे कोष। कोष कहो, कक्षा कहो, सेल कहो। कोष, कक्षा या सेल होती है, क्या होती है, कोष, कक्षा या सेल कहलाती है जी हमारी। इसी के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी परमाणु हो उनके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ पे होगी। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ पे पाए जाएंगे, नाभिक में, तथा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगाए। विशेष बात है कि जो इलेक्ट्रॉन इस चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये चक्कर लगाने के दौरान न तो ऊर्जा खर्च करते हैं और न ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ बिना एनर्जी खर्च किए क्या करते हैं, लगातार गमन। वैसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी लगातार चक्कर करती रहती है, लगाती रहती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इसी परमाणु के अंदर अगर हमें देखा जाए कि कैसे कैसे किस में कितने इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को आगे देखें कि कैसे। अब हर एक परमाणु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखिए हमारा हाइड्रोजन, 1H1 लिखा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। किसको जी, हाइड्रोजन। इससे पहले हमने ये भी बात पढ़ी थी कि कोई भी हमारा परमाणु होता है उसको हमेशा ZXA के रूप में दिखाया जाता है। Z होता है उसका परमाणु क्रमांक। Z को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ये हम करके आ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। Z क्या होता है, हमेशा इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसी Z को लिखा जाता है प्रोटॉन की संख्या, यानी जितना Z होगा नीचे संख्या लिखी होती है उतना ही क्या होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या। जितना Z होता है वो ही होती है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक उदासीन परमाणु के अंदर यानी प्लस माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो ऊपर संख्या लिखी होती है ये परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो देखिए हमारे पास परमाणु क्रमांक भी है, प्रोटॉन की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए खुद देखो, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी।
यही सारी की सारी चीज हम यहाँ देखने वाले हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं। तो पहला हाइड्रोजन के बारे में देखें कि कैसे होगा। हमारे हाइड्रोजन के अंदर नाभिक सेंटर में देखा जाए हमें कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो नाभिक में देखो प्रोटॉन की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 1। लेकिन इसे हमारे हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों 0 0, क्योंकि 1 - 1 न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या माइनस करनी होती है, तो एक 0 हो जाती है। ये तो होती है हमारी नाभिक न्यूक्लियस। इसके बाहर पहला कोष होता है, कौन सा होता है पहला कोष, और पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन डिपेंड करता है लैंग्वेज पे कि कैसा क्वेश्चन है। अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें कितने सकते हैं 2, क्योंकि पहला कोष है के कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसलिए यहाँ पे केवल कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब देखिए प्लस कौन बनाता है माइनस कौन बनाता है, क्योंकि ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, तभी हम आवर्त सारणी में आगे धातु अधातु को डिफाइन कर पाएंगे कि धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कारण होते हैं, वो कारण यहीं से निकलते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होता कितना है केवल 1। इस कारण से हाइड्रोजन दोनों ही तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन सामान्यतः 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग करेगा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाते हैं। जैसे ही कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करने वाले पे हमेशा प्लस आवेश आता है, धन आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करते ही हाइड्रोजन बन जाएगा H+ के रूप में, किसके रूप में बन जाएगा और इसी को कहते हैं धन आवेश। क्या कहते हैं धन आवेश। धन आवेशित कह दो या धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। देखो पॉजिटिव मतलब धन आवेश कब बनेगा, जब कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों में से 1 2 या कितने भी बाहर निकाल दे, त्याग कर दे, त्याग करने के बाद उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है पॉजिटिव। वैसे भी देखो भाई धन आवेश जिसपे धन होता है, धनवान कौन होता है जो त्याग करता है। जो अपने धन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा धनवान कहलाएगा। तो धन आवेश पाया जाता है किस पे पॉजिटिव। वैसे भी देखो अगर कोई बहुत ज्यादा धन दान करता है, बाहर निकालता है कि ले जाओ, तो लोग कहेंगे वो तो बहुत अच्छा है जी, बहुत पॉजिटिव सोच का है, बहुत ऊपर का है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर क्या आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही प्लस है। किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर 1 प्लस आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 2 प्लस आएंगे। हाइड्रोजन धन आवेश, लेकिन ये हाइड्रोजन कहता है भी मेरे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग करूं। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है हमारा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, सामान्यतः त्याग करता है जी। हाइड्रोजन क्या करता है, सामान्यतः त्याग ही करता है। सामान्यतः ये क्या करता है जी, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। परंतु अगर कंडीशन ऐसी हो जिसमें ये ग्रहण भी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी, और जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा हाइड्रोजन पे आ जाएगा जी H-, और माइनस आते ही ये बन जाता है ऋण आवेश। क्या बन जाता है, ऋणायन, नेगेटिव चार्ज। ऋण आयन बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। वैसे भी देखो इलेक्ट्रॉन धन आयन बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। अगर हमें पूछा जाए कि किसी भी परमाणु में धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो बताइए उसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी, कमी होगी या कोई परिवर्तन नहीं, तो उसके इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी। क्योंकि जो धन त्याग करेगा वो धनवान तो होगा, परंतु उसके खुद के धन में क्या होगी, कमी। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। यहाँ ऋण आवेश में उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करते ही हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन उसके आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन बढ़ते ही उस पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश। वैसे ही जैसे देखो जो हमारे बैंक होते हैं,
कोई सा भी बैंक हो, बैंक हमेशा धनवान होता है क्योंकि वो पैसा खूब सारा देता है। आप लोन लेने जाओ, बैंक कहेगा ले लो जी कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज कम लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको ये नहीं कहेंगे जी 15 दिन बाद में आना फिर लेके जाना जी, वो आपको क्योंकि बैंक क्या है, धनवान है, उसने त्याग किया है आपको। और हमने अगर बैंक से लोन ले लिया तो हम क्या हो गए, उसके ऋणी। देखो हमारे पास पैसा तो बढ़ गया ग्रहण करते ही, लोन लेते ही, लेकिन हम क्या हो गए, बैंक के ऋणी हो गए। इसलिए क्या कहलाता है, ऋण आवेश आता है। क्या आता है, हमेशा ऋण आवेश आता है किस पे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश बना सकता है, हाइड्रोजन धन आवेश भी बना सकता है। बाहरी कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के बाद में सेकंड पे बात करें, हमारे 2 नंबर पे आता है जी हीलियम, 2He4 हीलियम परमाणु। कौन सा, हीलियम परमाणु। हमें पता होना चाहिए हीलियम परमाणु, अगर हमें प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए हीलियम परमाणु में कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जो नीचे संख्या लिखी होती है वो किसकी होती है, हमेशा प्रोटॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। अगर हाइड्रोजन हमारे हीलियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा कहा था न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 माइनस करोगे कितना रह जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, 2। ये तो है हमारी नाभिक न्यूक्लियस। इसके बाद में आता है जी पहला कोष, जिसको के कोष कहा जाता है, और के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला कोष क्या हो गया, इसका पूरा भर चुका है। यहां देखिए कोष पूरा भरा हुआ नहीं था, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकते हैं। हीलियम के पास पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हीलियम न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्योंकि भाई इसका बाहरी कक्षा क्या हो चुका है, पूर्ण भर चुका है, इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इसीलिए हीलियम क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है जी, उदासीन होता है। इसी यही हीलियम हमारा अक्रियाशील होता है। कैसा होता है, अक्रियाशील होता है, कोई क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा या ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो किसी दूसरे के साथ बंधन नहीं कर सकता, और जब तक बंधन नहीं होगा तब तक उसकी कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए हीलियम हमारा क्या होता है, अक्रियाशील हमारा परमाणु। अगर आगे चलें हमें 3rd नंबर पे, तो 3Li7 लिथियम। कौन सा, 3 नंबर पे लिथियम आता है। आवर्त सारणी के अंदर 3 नंबर पे क्या आएगा हमारा, लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आएगा जी, क्या आएगा, लिथियम। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये आवर्त सारणी का जो हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है, कुछ कुछ बातें आवर्त सारणी के आने लगी है, इनको अगर हमें अच्छे से करना है तो आप सभी के पास, अपने अपने सभी स्टूडेंटों के पास एक एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होनी आवश्यक है, ताकि आवर्त सारणी हो तो हमें पता चल जाए कि कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा हीलियम। देखो बनाने को हम यहाँ बना सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से बना सकते हैं हमारे। लेकिन अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आवर्त सारणी आपको बता दूं मैं, आपने इसी तरीके की एक आवर्त सारणी लेनी। अगर ब्लैक एंड व्हाइट लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय अगर आप इस तरीके से कलर्ड अगर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल लेते हो तो उसमें बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आगे धातु अधातु करनी है आवर्त सारणी पर। खास करके हमारे कांस्टेबल, पटवार, एसएससी, रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की, केमिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आवर्त सारणी में से, और दूसरा हमारा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाओं से। 2 ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आवर्त सारणी अगर आपके पास है तो बहुत ही आसान है। तो आवर्त सारणी के अंदर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है 1 नंबर पे, यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है ऊपरी किनारे पे। ये जब आवर्त सारणी आएगी तब हम बातें करेंगे कि पहला वर्ग कौन सा होता है, दूसरा वर्ग कौन सा होता है, आवर्त क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या उपयोग है, वो सब करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीजें समझने के लिए भी अगर आपके पास आवर्त सारणी है, क्योंकि देखो आप कहोगे सर 3Li7
तो देखिए जितने भी, वैसे भी देखो कोई भी परमाणु है जो नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर वाली, जो ऊपर वाली संख्या होगी वो इससे जस्ट डबल होगी या प्लस में होगी। 2 से गुणा करके या उससे प्लस में होगी, कम कभी भी नहीं हो सकती। हाँ एक अपवाद है वो बताता हूं अभी। देखिए जैसे 3 है तो 3 × 2 6, यानी प्लस में कितना भी हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। 2 × 2 4, प्लस में कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन एक अपवाद है, कौन सा? हाइड्रोजन। हमारा हाइड्रोजन में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हम आगे पढ़ेंगे सभी में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में आप कितना भी हो सकता है, यानी उससे कम नहीं। एक तो बात हमें क्लियर हो जाएगी कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक दिया हो और परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए हमसे कि कितना होता है, उसकी संख्या पूछी जाए, तो इस नीचे वाली संख्या से डबल करके प्लस में कुछ आंसर आएगा, या तो डबल आएगा या डबल करके प्लस में आंसर आएगा, उससे कम कभी भी नहीं आएगा। यानी डबल से कम आंसर नहीं हो सकता, केवल एक हमारे हाइड्रोजन अपवाद को छोड़ के। तो इसलिए 3Li7 यानी नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या हमेशा दुगनी या दुगने से प्लस में होगी, उससे कम। 3Li7 के बारे में अगर हम बात करें लिथियम के बारे में, इधर देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या, लिथियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 3, क्योंकि नीचे क्या लिखा है? 3। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए, लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। तो 7 में से 3 गए, कितने रह गए? 4। ये लो जी हमारी नाभिक न्यूक्लियस है। इसके बाद में कोष बनता है, पहला कोष जिसको के कोष कहते हैं। पहले को क्या कहा जाता है? हमारा के कोष कहा जाता है। और के कोष में मैक्सिमम, पहले कोष में मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भर दिया। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे पास? के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। के बाद में देखा जाए तो अब देखिए हमारे इस लिथियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। 2 तो भर दिए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक और नए कक्षक का निर्माण, कोष का निर्माण, कक्षा का निर्माण करना है। और लिथियम के अंदर दूसरा कोष बनता है। क्या बनता है? लिथियम से कौन सा कोष स्टार्ट हो जाता है? दूसरा। देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, हमें किसी भी तरीके से हमें पूछा जा सकता है द्वितीय कोष किस हमारे परमाणु से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। द्वितीय कोष का निर्माण किस परमाणु से होता है? तो कम से कम कौन सा? लिथियम से स्टार्ट होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां भर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा हमारा? लिथियम के इस द्वितीय कोष में। द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं, लेकिन समस्या है लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कोष में 1 ही है। देखो जो ये सबसे बाहरी कोष होता है ना, इसको ये अंदर का कोष हो गया। अभी ये सबसे बाहर, हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर बाहरी कोष यही है हमारा, जबकि लिथियम के अंदर ये आंतरिक कोष है। ये कौन सा है? बाह्य या बाहरी कोष। कौन सा? जो सबसे बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? बाहर। इसे ही कहा जाता है संयोजी कोष। क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो संयोज करता है, किसी के साथ संयोग करता है, वो संयोजी कोष कहलाता है। तो हमें पूछा जा सकता है लिथियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिथियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, परंतु लिथियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संयोजी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, क्योंकि बाहरी कोष में कितना है? 1। अब देखिए लिथियम चाहता है कि या तो मेरा बाहरी कोष का 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, क्योंकि वो कितना चाहता है? मैक्सिमम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। या तो लिथियम चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, ग्रहण कर ले, या लिथियम चाहता है कि कोई उसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। 1 खुद का है, 7 किसी से लेना चाहता है। अब नॉर्मल सोच के देखिए, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा? वैसी ही बात होती है बच्चों। देखो नॉर्मल सी बात होती है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख। 1 लाख मानना है हमने, तो वो चाहे कितनी, चाहे 1 रुपया नहीं और चाहे करोड़, हमने
मेरे पास कितना है 1 लाख रुपए, मुझे चाहिए कुल 8 लाख रुपए। हमने 8 लाख रुपए पूरे करने हैं। क्या करने हैं? 8 लाख। मान लो मैंने कोई गाड़ी लेके आनी है 8 लाख रुपए की आती है, मैं आपको कह दूं बच्चों मेरे पास 1 लाख रुपया है, 7 लाख रुपए आप मेरे को ब्याज ले लेना, लेकिन उधार दे दो। कितने दे दो? 7 लाख रुपए आप मेरे को उधार दे दो। तो मैं भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि सर जी कन तो 1 लाख रुपये 7 लाख मार्क ले वापस तो कौन मिल सके, इतनी माड़ी कंडीशन है, खुद के पास 1 लाख है और हमसे कितने ले रहे हैं? 7 लाख ले रहे हैं, मतलब वापस कैसे करेंगे सर? इसका मतलब आप मुझे 7 लाख रुपए, मेरे को तो लगता नहीं कि दे दोगे, अगर कोई दे दो तो बता देना, ले लेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे, ये दे नहीं सकते, देने को तो दे सकते परंतु ये ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर नहीं है इतनी की ऐसा। इसलिए अब आप में से भी बहुत इंटेलिजेंट कोई माइंडेड स्टूडेंट बहुत सारे हैं, वो मेरे को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि सर जी ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि सर जी 7 लाख आपको कोई नहीं देगा, इतना मूर्ख कोई नहीं है जो इसके पास 1 लाख और वो 7 लाख आपको हम दे दें, हम इतने मूर्ख हैं। मैंने कहा तो क्या करूं? कि सर जी आपके पास जो 1 लाख रुपया है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लाख रुपया है, उसको आप क्या कीजिए, त्याग कर दीजिए या किसी को ब्याज पे दे दीजिए और ब्याज कमाइए। बात मेरे माइंड में आ जाती है, 7 लाख हमें कोई देगा नहीं और देगा नहीं तब तक अपनी गाड़ी आएगी नहीं, तो अपने क्या करते हैं 1 लाख रुपया किसी को दे देते हैं और उससे ब्याज से ऐश करते हैं। बात बहुत अच्छी लगी, मैंने 1 लाख रुपया दिया, यानी त्याग करते ही लिथियम पे क्या आ जाता है? +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इसलिए लिथियम पे क्या आता है? +1 आता है। लिथियम पे क्या आता है? हमेशा +1। देखो आवर्त सारणी के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषताएं हम आगे करेंगे। जो पहला वर्ग है ऊपर से नीचे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी के बाहरी कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके हमेशा +1 बनाएंगे। हाइड्रोजन +1 बनाता है, लिथियम +1 बनाता है, सोडियम +1। ये पहला जो वर्ग है हमारा आवर्त सारणी का +1 बनाता है, क्योंकि बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, इसलिए ज्यादा ग्रहण कर नहीं सकते, त्याग कर देंगे, इसलिए क्या बनाता है? हमेशा +1। लिथियम के बाद में आगे चलते हैं हम बेरिलियम पे। लिथियम के बाद में 4th नंबर पे चलते हैं हम बेरिलियम पे। बेरिलियम 9, Be बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 होता है। कहा था 4 दूनी 8 +1 डबल हो सकता है, कम नहीं हो सकता हमारा। अगर इसे हमारे बेरिलियम के अंदर देखा जाए, प्रोटॉन की संख्या होती है जी 4, क्योंकि नीचे जो संख्या लिखी होती है वो किसकी होती है? प्रोटॉन की संख्या। अगर हमें पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 9 में से 4 गए, कितने रह जाएंगे? 5। ये तो हुई नाभिक। पहले कोश में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1, 2। पहले कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु बेरिलियम के पास कितने हैं? 2 पहले कोश में भर दिए और 2 ही कौन से कोश में रह जाते हैं? दूसरे कोश में रह जाते हैं। बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2। अब देखो बेरिलियम चाहता है कि इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अष्टक पूर्ण कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस कारण से बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, बाहर निकल, और जैसे ही बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, बेरिलियम पे आता है Be+2। बेरिलियम क्या आता है जी? हमारा +2 आता है। बेरिलियम क्या बनाएगा? +2। 2 इलेक्ट्रॉन दे। यहाँ पर भी वही बात, कुछ टाइम बाद में फिर मैं स्टूडेंटों को वही कहूँगा कि बच्चों अब तो मेरी फिर वापस तमन्नाएं जाग चुकी है कि गाड़ी लेके आएँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 2 लाख रुपए हो चुके हैं, 6 लाख रुपए आपने देने हैं। कितने देने हैं? 6 लाख रुपए। मैं आपसे कितने मांग रहा हूँ? 6 इलेक्ट्रॉन या 6 लाख रुपया मांग रहा हूँ। आप फिर वही कहोगे कि सर जी मूर्खता वाली बातें मत कीजिए, 6 लाख आपको कोई नहीं देने वाला, आप ऐसे कीजिए जो आपके पास 2 लाख है उनको दीजिए, किसी को भी दीजिए और उसका ब्याज और ज्यादा ब्याज आएगा, आप तो ऐसे कीजिए। बात जब जाती है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, क्या बनता है? बेरिलियम पे +2 आता है। क्या आता है? अगर हमें पूछा जाए कि बेरिलियम के संयोजी कोश में, बेरिलियम के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो संख्या होती है 2।
संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन अगर हमें संख्या पूछी जाए तो कितनी? 2। अगर हमें पूछा जाए बेरिलियम की संयोजकता कितनी है, बेरिलियम की संयोजकता कितनी है, तो ये होती है 2। संयोजकता होता है संयोग करना, यानी जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उसकी क्या कहलाती है? हमेशा संयोजकता कहलाती है। यहां देखिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। यानी कितने बंध बना सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो बेरिलियम कितने बंध बनाता है? 2, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। तो यहां तक अच्छे से देखिए, फिर चलते हैं अपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां तक देखिए, फिर चलते हैं बोरॉन पे हमारे। इसी क्रम में हम आगे चलते रहेंगे कि बोरॉन क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद में चलते हैं जी बोरॉन पे। 5 बोरॉन 11, घबराना नहीं है, ये सारे के सारे नाम बस 2 बार हमने आउट सारणी में पढ़ने, अपने आप याद हो जाएंगे। बेरिलियम के बाद में देखिए जी 5 बोरॉन 11, 5 बोरॉन 11। अगर इसी बोरॉन के अंदर प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए तो कितनी आएगी? 5। अब तो समझ में आने लग गया होगा कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी जी हमारी? 5। अगर हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6, क्योंकि न्यूट्रॉन ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या 6, ये तो होती है हमारी नाभिक। अगर हमें इसके बाद में पहला कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी आएगी? 2। इलेक्ट्रॉन है कितने इसके पास? 5, लेकिन पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 ही भरे जाते हैं मैक्सिमम। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये लो जी हमारा दूसरा कोष, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, कहीं पर भी भर दो, पास कर दो, कहीं पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता जी हमारा, सिर्फ दिखाने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कोष में, आउटर जो सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे बोरॉन के पास? 3। अब देखिए क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करके क्या करेगा ये? 1, 2, 3, तीनों इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है बोरॉन पे आ जाता है जी +3। बोरॉन पे क्या आता है? +3। अगर हमें बोरॉन की संयोजकता पूछी जाए तो कितनी होगी? 3। बोरॉन की संयोजकता, बोरॉन की संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, संयोजकता हमारी यानी संयोग करने की क्षमता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी हमारी? 3। अगर पूछा जाए बोरॉन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी होगी? 3। देखिए ये रेलवे एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हमारे रेलवे एसएससी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोरॉन के बाद में बात देखिए वही है, इस बार मेरे पास कितने 3 लाख रुपए हो गए, आपसे 5 लाख मांग रहा हूं, 5 लाख मुझे पता है कोई दोगे नहीं, इसलिए फिर क्या करेंगे? 3 त्याग कर देंगे और त्याग करते ही हमेशा क्या आता है? प्लस आवेश होता है। जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर क्या आएगा? प्लस आवेश। बोरॉन के बाद में आता है जी हमारा कार्बन, 6 कार्बन 12। कार्बन परमाणु तो सभी ने नाम सुना है, 6 कार्बन 12। अगर कार्बन के अंदर देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या होती है जी 6। अगर इसी कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो 12 में से 6 गए, कितने रह जाते हैं? 6। ये नाभिक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन के पास, कार्बन एक ऐसा परमाणु आ गया जिसके पास अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है,
और ये चारों इलेक्ट्रॉन कभी तो ये चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें। अगर अब मैं आपको कहूं कि बच्चों मेरे पास 4 लाख रुपए हो चुके हैं, 8 लाख की गाड़ी आती है, मेरे को 4 लाख और रुपए चाहिए। आप में से कुछ तो कहोगे कि सर कोई बात नहीं, 4 लाख आधे आपके पास है, आधे कोई दिक्कत नहीं, हम दे दें। कुछ कहोगे कि नहीं सर जी आधे और आप ब्याज पे देखिए खूब सारा कमाए। तो यहाँ कार्बन असमंजस की स्थिति में है मेरी तरह। कार्बन असमंजस है लेकिन समझदार बहुत होता है। डिपेंड करेगा कार्बन के सामने वाले पर, कार्बन सामने वाले परमाणु पे जिसके साथ संयोग करता है उसकी कंडीशन देखते हैं। अगर सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, लेकिन सामने वाले के पास जिस परमाणु से बंधन कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर, यानी समझदार है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन जो होता है +4 से कार्बन -4 तक कुछ भी बना सकता है। ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। सामान्यतः ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। सामान्यतः कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और हमारे इस तरीके से कार्बन की, अगर कार्बन की संयोजकता पूछी जाए तो कितनी होगी जी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जी, संयोजकता कितने बंध बनाता है तो 4 बंध बनाता है। कार्बन कितने बंध बनाएगा, मैक्सिमम 4। अगर कार्बन के संयोजी कोष में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, हमेशा 4 ही होती है। कितनी होगी जी, क्योंकि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन के बाद में आता है जी हमारा नेक्स्ट 7 नाइट्रोजन 14। कितना, 7 नाइट्रोजन 14। तो देखिए हमारे नाइट्रोजन के अंदर अगर प्रोटॉन की संख्या देखी जाए तो कितनी आती है, 7। अगर इसी हमारे नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 14 में से 7 को माइनस कर दो, कितना रह जाता है, 7। अगर हमने यहाँ पे ये हमारी नाभिक है, ये पहला कोष, पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जी 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 8। कितने भरे जाते हैं जी, 8। लेकिन कार्बन इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं, कहानी देखना थोड़ी विपरीत होती चली जाएगी। कैसे, इसके पास बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, टोटल 7 थे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे हुए 5 किस में जाएंगे, दूसरे कोष में भरे जाएंगे, सेकंड कोष में भरे जाएंगे। अब द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो चुकी है 5। अब देखिए नाइट्रोजन, क्या ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखिए इसे क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। दोनों या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें ताकि अपना बाहरी कोष पूर्णतः खत्म कर दें, या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना बाहरी कोष पूर्ण कर ले। तो देखिए हमारे इनसे कहानी विपरीत होती चली जा रही है। यहाँ पे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अब देखो बच्चों, 8 लाख रुपए की गाड़ी आनी है, मेरे पास हो चुके हैं 5 लाख। मैं आपको कहूँ बच्चों, 5 लाख रुपए मेरे पास हो चुके हैं, 8 लाख की गाड़ी यानी 3 लाख मुझे चाहिए। जो भी देगा उसको खूब सारा ब्याज दूंगा। हो सकता है आप में से कुछ कह दे कि सर जी 5 लाख है, आप ही ब्याज पे दे दो ना, तो मैं कहूँगा नहीं जी, ब्याज का पैसा बहुत कमा लिया, अब ऐसा नहीं करना। तो नाइट्रोजन सामान्यतः क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि उसे पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही नाइट्रोजन पे आ जाता है जी Np-3। कहा था जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे माइनस। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा, त्याग नहीं करेगा। सामान्यतः क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और ग्रहण करते ही नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, -3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है जी, 5। कि संयोजी कोष, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की, संयोजी यानी जो सबसे बाहरी कोष है उसमें, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। लेकिन नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, वो कितना संयोग करेगा, कितने बंध बनाए, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है।
तो ग्रहण कितने करता है 3, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है 3। या वैसे भी देखो जितने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन और जो संयोजकता है दोनों को जोड़ के टोटल 8 करना होता है। कितना करना होता है 8, 5 इलेक्ट्रॉन और 3। ये कब 4 के बाद की बात होती है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 वो संयोग करेगा ग्रहण करेगा, टोटल कितना हो जाता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 8 ऑक्सीजन 16। प्रोटॉन की संख्या बच्चों 8, क्योंकि नीचे 8 लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी 16 में से 8 गए 8। ये नाभिक होता है पहला कोष, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके अंदर ऑक्सीजन में। देखो ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 8, लेकिन संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होगी 6। अब देखिए बाहरी कोष को अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये क्या करे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, या तो ये क्या करे जी 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या ये ऑप्शन है इसके पास कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। खुद ब खुद सोच के देखो क्या 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, नहीं करेगा, इसलिए सामान्यतः क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, सामान्य अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करते ही ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है -2। ऑक्सीजन सामान्यतः क्या बनाता है -2 बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आगे हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम कि कौन सी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कौन सी अपचयन, कि किस में ऑक्सीकरण हुआ किस में अपचयन हुआ, वहां से ये क्वेश्चन आना है। और उस टाइम हम बार बार बात करेंगे कि ऑक्सीजन सामान्यतः क्या बनाता है -2 बनाता है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। अब वही बात अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी जी यहाँ पे 8। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6। कितनी होती है जी 6। लेकिन अगर ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ लीजिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितने बंध बनाता है, संयोजकता होती है इसकी 2। कितने बंध बनाता है, जितने बंध बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है वो उसकी क्या कहलाती है संयोजकता। तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6 लेकिन संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। आगे देखिए 9 फ्लोरीन 19। 9 फ्लोरीन 19 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी बच्चों 9। न्यूट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या हमारी 10, क्योंकि 19 में से 9 निकल जाए 10। नाभिक पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। टोटल क्या है 9 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 पहले कोष में और 7 है सेकंड कोष में होते हैं। अब देखिए क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सामान्य सी बात है कि ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है फ्लोरीन पे क्या आता है -1 आता है। कितना आता है हमेशा क्योंकि जो ग्रहण करेगा उस पे क्या आता है देखो लिथियम को याद करो, लिथियम के हमने पढ़ा था इससे पहले कि लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है न कि 7 ग्रहण कर सकता, इसलिए +1। लेकिन उसके विपरीत है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होते हैं, 7 त्याग नहीं करता 1 ग्रहण करता है, इसलिए कितना बनता है हमारा यहाँ पे -1 बनाता है। इसके बाद में अगर 10 नंबर पे देखा जाए तो 10 नियॉन 20 होता है, 10 नियॉन 20। इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 10। अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी 10। ये नाभिक है, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी 1 2। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है 8। और दूसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं 8 ही आ सकते हैं। इसलिए ये हमारा नियॉन नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इसीलिए नियॉन क्या कहलाता है एक उदासीन परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है उदासीन या अक्रियशील परमाणु होता है।
कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, नया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस तरीके से हम आगे सोडियम में तीसरा कोष बनाएंगे। सोडियम के अंदर क्या हो जाएगा जी, हमारा तीसरा कोष बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर वही बातें वापस रिपीट हो जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को बता सकते हैं कि वो कितना प्लस बनाएगा, कितना माइनस बनाएगा। ये चीजें हमारे जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठाओ आप, उसके अंदर आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों व अभिक्रियाओं से संबंधित 100% आपको क्वेश्चन एक दो मिलते ही मिलते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे -2 आता है तो किस तरीके से आता है, वो सारी की सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन्हीं के ऊपर कुछ और चर्चा करते हुए हमारे की क्या आगे होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक सीरीज होती है, एक श्रेणियां होती है, वो क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, कैसे कैसे होती है, उन सभी पे चर्चा करते हुए हम धीरे धीरे इसी तरीके से हर एक चैप्टर को, हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को क्लियर करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जोश होश के साथ पढ़ते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।